रिश्तों पर भरोसा करने वाले को उतना ही प्राप्त होता है जितना वो देता है, लेकिन मेहनत करने वालों को उतना प्राप्त होता है जितना वह चाहता है। हेलो एंड वेलकम। MS सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ओ मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का भी मजा आएगा। एक नया सीरीज जो चल रहा है क्लास 10 का SST का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 का है। ये चैप्टर 1 के तहत आज पार्ट 2 है, MCQ क्वेश्चंस है। कल पार्ट 1 आया था। चैप्टर 1 क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? वह बहुत ही बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम था, कल आप सुनेंगे, रूसो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो का है। अब रूसो से कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, रूसो किस देश का दार्शनिक था? आंसर फ्रांस का। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। दूसरा, रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सोशियो कॉन्ट्रास्ट। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रास्ट या सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। ये 3 प्रश्न मैंने रूसो से संबंधित बताया, आपको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये राष्ट्रवाद शब्द जो है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे राष्ट्रवाद की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई, उसके बाद किस क्रांति के देन है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद फिर कहाँ कहाँ गया, पूरे यूरोप के पूरे देशों में फिर यह राष्ट्रवाद गया था। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म मुख्यतः माना जाता है वह है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। तो यह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की जन्म किस देश में हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। अब अगला प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति से, कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई 1789 में। अब कितना जुलाई था? तो 14 जुलाई 1789 में था। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? बहुत जबरदस्त परिणाम हुआ। वहाँ का निरंकुश शासक जो था उसको हटना पड़ा था। अगला है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये 3 शब्द हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? यह भी, ये तीनों जो शब्द आपको है, यह जो नारा है वह फ्रांस की क्रांति का देन है। फ्रांस की क्रांति की देन है, मतलब उसी क्रांति के दौरान ये घटना हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? मतलब फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी उसमें कोई ना कोई तो निरंकुश शासक होगा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है, कौन निरंकुश शासक था वह? तो उस निरंकुश शासक का नाम था लुई 16। ऐसे भी लिखा मिल सकता है लुई 16 या लुई 16, आपको 16 भी लिखा मिल सकता है। जनरली आपको यह ध्यान रखना है कि यही लिखा मिलेगा, बुक में जो दिया है वही लिखा मिलता है।
तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16 था। या इसी प्रश्न को घुमाएगा कि 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16 था। अब इससे एक प्रश्न बनता है कि लुई 16 जो किस वंश का राजा था? तो बुर्बो वंश का राजा था। बुर्बो वंश का राजा था। प्रश्न बना कि लुई 16 किस वंश का राजा था? तो लुई 16 बुर्बो वंश का शासक था, राजा था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। मतलब जो जिसका केंद्र में सेना हो और वह बहुत ही दमनकारी हो, राजशाही हो, तो ऐसी सरकार को या ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं या सैन्य बल पर आधारित शासन व्यवस्था। केंद्रीकृत सैन्य बल भी कह सकते हैं या उसे एक और नाम जो आपको एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ये उम्मीद कम है इसको मिलेगा, वो मिलेगा निरंकुश शासन व्यवस्था या निरंकुश सरकार। जो भी देखने को मिलेगा उसको आप देख लीजिएगा। ज्यादा संभावना है निरंकुश सरकार का, क्योंकि सरकार की बात करें तो कौन सी सरकार होगी? तो निरंकुश सरकार कहलाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कौन सी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आएगा? तो निरंकुश शासन के तहत आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। निरंकुश शासन मतलब वहाँ पे शासन व्यवस्था की बात होगा, सरकार की बात करेगा तो निरंकुश सरकार आंसर मारिएगा। ये केंद्रीकृत तो रहेगा ही, चलिए इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न है कि बास्तिल के किले का को कब ढाया गया? मतलब या तो कहिए कि बास्तिल का किला को कब पतन हुआ, ये भी प्रश्न बन सकता है। अब सबसे पहले है कि बास्तिल का किला किस देश में स्थित था? तो बास्तिल का किला कहाँ था? पहला आंसर फ्रांस देश में। बास्तिल का किला हमें कहाँ मिलेगा? जिसके अवशेष देखना चाहेंगे तो फ्रांस में मिलेगा। एक प्रश्न है कि बास्तिल का किला को जो ढाया गया वह किसका प्रतीक था? तो वह निरंकुशता का प्रतीक था। बास्तिल का किला को जो ढाया गया वह किसका प्रतीक था? बास्तिल का किला, तो बास्तिल का किला जो था निरंकुशता का प्रतीक था, निरंकुश शासन व्यवस्था का प्रतीक था। अब प्रश्न में अब लौटते हैं कि बास्तिल के किले को कब ढाया गया था? तो बास्तिल का किला जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी तो सबसे पहले यही हुआ था 1789 ईस्वी में। बास्तिल के किले को ढाया गया था। हुआ क्या था कि कुछ फ्रांसीसी जो आंदोलनकारी थे उसको इस किले में रखा गया था। तो आंदोलनकारी इकट्ठा हुए, उसके पास पहुंचे, किले के पास पहुंचे, तोड़े और अपने मित्रों को, अपने साथियों को वहां से आज़ाद कराया था। तो ये घटना घटी थी बास्तिल के किला में। अगला प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की घटना से पहले हम लोग वापस थोड़ा सा बैक लौटते हैं। वहाँ पे वो जो बुर्बो वंश थे लुई 16, तो फ्रांस की क्रांति चल रही थी। तो फ्रांस की जब क्रांति चल रही थी तो लुई 16 राजा था। अब इसको हटाया गया। हटाने के बाद वहाँ पे कोई ना कोई तो सत्ता पर बैठेगा, चाहे जो भी व्यवस्था हो, चाहे कुछ शासन व्यवस्था हो या उदारवादी के तहत आया हो, जिस व्यवस्था के तहत आया हो, लेकिन आया तो जरूर कोई ना तो कोई आएगा। आया कौन? तो आया कौन था उसका नाम बताएंगे भी, फिलहाल इसी क्वेश्चन में उसका नाम, इसका राज छुटा हुआ है। तो 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं नेपोलियन संहिता। उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। अब नेपोलियन संहिता आया जैसे अब दिमाग में आपको आंसर आ गया होगा कि बुर्बो वंश के जो अंतिम था लुई 16, उसके बाद कौन आया था? फ्रांस का राजा नेपोलियन बना था। अब एक बहुत इजी प्रश्न बनता है कि नेपोलियन कहाँ का राजा था? अब तो उत्तर आप जानेंगे कि नेपोलियन फ्रांस का राजा था।
अब ये नागरिक संहिता क्या है सर? तो नागरिकों के लिए कुछ कानून बनाया गया था, किनके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। उसी को नागरिक संहिता कहिए या नेपोलियन संहिता कहिए। अगला प्रश्न है मार्सिले क्या था? तो मार्सिले इस फ्रांस की क्रांति के समय बहुत ही प्रसिद्ध एक राष्ट्रगीत था। क्या था? राष्ट्रगीत। इसी को बाद में फ्रांस का राष्ट्र गान के रूप में या गीत के रूप में घोषित किया गया था। तो पहला प्रश्न था कि मार्सिले क्या था? तो राष्ट्रगीत था। कहाँ का राष्ट्रगीत था? दूसरा क्वेश्चन। तो ये फ्रांस का। कब गाया गया था? तीसरा क्वेश्चन। ये कब गाया गया था? यह स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये प्रसिद्ध प्राप्त हुआ था, यह गाया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अब इससे एक अंतिम प्रश्न बन रहा है कि मार्सिले की रचना कोई किया होगा, कोई लिखा होगा। तो लिखा कौन था? रोजेट डी लाई। रोजेट डी लाई। रोजेट डी लाई। डी लाइल, ध्यान रखिएगा, डी लाइल। रोजेट डी लाइल ने क्या किया? मार्सिले जो फ्रांस की राष्ट्रगीत थी उसका रचनाकार यही थे। फिलहाल अगले वीडियो में, अगले सीरीज में फिर कुछ प्रश्न आएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आप इतिहास बदलने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं। आपको कुछ ऐसा कर्म करके जाना है कि जो पूरा इतिहास है आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखेगा। अगर लगे कि सर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।